एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक और दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार के भतीजे रोहित पवार ने अजीत दादा पवार की मौत को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, साथ ही साथ कई दावे किए हैं। रोहित पवार का कहना है कि ये मामला सिर्फ एक सामान्य एक्सीडेंट तो लगता नहीं है, बल्कि कई ऐसे बिंदु हैं इसमें जो इस घटना को संदेहास्पद बनाते हैं और गहराई से जांच की मांग करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर रोहित पवार ने तकरीबन अजीत दादा पवार की मौत से जुड़ी 1 घंटे की प्रेजेंटेशन फाइल को मीडिया के सामने पेश किया। रोहित पवार ने पायलट सुमित कपूर की ट्रेनिंग पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि लियर जेट उड़ाने का उनका प्रशिक्षण पूरा नहीं था। उन्होंने ये भी दावा किया कि सुमित कपूर को कई बार अल्कोहल के प्रभाव में भी पाया गया था और यही वजह थी कि उनका लाइसेंस 3 साल के लिए रद्द किया गया था। रोहित पवार ने फ्लाइट के टेक्निकल पहलुओं पर भी सवाल खड़े किए। उनके मुताबिक लैंडिंग से महज 1 मिनट पहले ट्रांसपोंडर बंद हो जाता है, जो बेहद गंभीर और संदिग्ध है। उन्होंने कहा, आखिर ट्रांसपोंडर क्यों और किन हालात में बंद हुआ। रोहित पवार ने रनवे को लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े किए। शुरुआत में रनवे 29 की परमिशन मांगी गई, फिर रनवे 11 की परमिशन मांगी गई और उसके बाद दोबारा 29 रनवे की अनुमति मांगी गई, जबकि रनवे 29 सबसे सुरक्षित माना जाता है। इसके बावजूद रनवे 11 पर उतरने की अनुमति क्यों मांगी गई, ये भी सवाल खड़े करते हुए इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से नजर आए हैं सीधे तौर पर रोहित पवार। आपको सुनाना चाहेंगे रोहित पवार ने मीडिया से ब्रीफिंग में क्या कुछ कहा है और किस तरीके के सवाल उठाए, सुनिए। इसमें 3 विषय है। एक तो जो वीएसआर नाम की कंपनी है, वो जिस तरीके से ऑपरेट करती है उसमें बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे शॉर्टकट्स ये कंपनी वहां पे इस्तेमाल करती है, मेंटेनेंस में बहुत सारे इश्यूज है। तो हमें ये विषय में इन्वेस्टिगेशन करते वक्त वीएसआर इस कंपनी को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। यूरोपियन जो एविएशन एक एजेंसी है, उन्होंने वीएसआर को बैन किया है। उनका जो भी ऑपरेटिंग लाइसेंस है यूरोप का, वो कैंसिल किया गया है और उस तरीके का नोटिस डीजीसीए को भी दिया है। ये कब के एक्सीडेंट के लिए? 2023 के एक्सीडेंट के लिए। लेकिन अभी तक डीजीसीए ने कोई भी वहां पे एक्शन नहीं ली और वीएसआर के माध्यम से भी अभी तक यूरोपियन एजेंसी को इंफॉर्मेशन दी नहीं गई। और 2023 में जो मुंबई में एक्सीडेंट हुआ था और दादा का जो एक्सीडेंट हुआ था, वो सेम कंपनी के प्लेन थे और जैसे कि बम्बार्डियर, लेयर जेट, शायद थोड़ा सा साइज में फर्क हो सकता है, लेकिन ऑपरेटर कौन था? तो वो वीएसआर ही वो ऑपरेटर था। अभी मुंबई में जो एक्सीडेंट वहां पे हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन और उसका इन्वेस्टिगेशन 2 साल तक अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी हमारी सरकार को विनती है कि वो इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली वहां पे बाहर आना इंपॉर्टेंट है। अजीत दादा का इन्वेस्टिगेशन भी जल्दी से जल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 का इन्वेस्टिगेशन अगर बहुत जल्दी होता था, उसमें से अगर त्रुटि या जो फ्लॉज है वो बाहर आते, तो शायद अजीत दादा का ये एक्सीडेंट नहीं होता था। वहां पे जो नेग्लिजेंस हुआ, इन्वेस्टिगेशन में जो नेग्लिजेंस हुआ, इसके कारण भी ये एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरी बात, कपूर नाम के जो पायलट थे, जो मेन पायलट थे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, वो भी लेयर जेट एक्सपीरियंस के बारे में, उनका अगर अनुभव आप देखो, वहां पे अगर जो अल्कोहलिज्म का अनुभव है, उसके लिए बहुत सारे प्रूफ है। 3 साल उनका लाइसेंस, फ्लाइंग लाइसेंस वहां पे कैंसिल हुआ था, उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन। और जो वीएसआर कंपनी का जो इंटरनल एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने लाई, जहां पे वीके सिंह जो खुद मालिक है, वहां पे वहां कपूर जी को, या जो कपूर है या जो और बाकी पायलट्स है, वो कैसे दारू पीते हैं, कैसे मस्ती करते हैं, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप सबको वहां पे दी थी। दूसरी बात, जो पीआईबी पे इंफॉर्मेशन आप सबको प्रेस ब्यूरो पे, इंडिया ब्यूरो पे जो इंफॉर्मेशन वहां पे आई है, वो इंफॉर्मेशन डीजीसीए ने वहां पे दी है। लेकिन अगर एटीसी का ट्रांसक्रिप्ट आप देखो तो टाइमिंग में बहुत बड़ा फर्क वहां पे दिख रहा है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, ऐसे हम सबका कहना है। बारामती में सामने और पीछे एक ही जो लैंडिंग स्ट्रिप है, एक साइड को जो ऊंची है उसको 11 नंबर कहा जाता है और जो फ्लैट है उसको 29 नंबर कहा जाता है। शुरुआत में ये जो विमान है जो अजीत दादा को लेके वहां पे जा रहा था, उन्होंने 29 नंबर का साइड वहां पे ईटीसी से परमिशन मांगी थी। वहां पे आगे सन भी नहीं था और फ्लैट लैंड था
वो लैंड हो सकते थे, लेकिन अचानक से उन्होंने 11 का लैंडिंग वहां पे मांगा, फिर उन्होंने टर्न अराउंड लिया, वापस 29 का मांगा, वापस कैंसिल किया, वापस 11 का वहां पे मांगा। वहां पे अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा हायर सेक्शन होने के कारण वहां पे एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी बात, जो अगर ट्रांसक्रिप्ट आप देखो जो ATS का है, उसमें टाइमिंग और उसमें जो भी वहां पे बताया गया है उसका अगर कैलकुलेशन अगर आप करो, और जो सैटेलाइट से ये प्लेन कनेक्ट होता है उसका ट्रांसपॉन्डर 1 मिनट पहले बंद किया गया था, तो 1 मिनट पहले तक प्लेन की हाइट, स्पीड, लेंथ और उसका अलाइनमेंट टू द लैंडिंग स्ट्रिप वाज ओके। बट 1 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि ट्रांसपॉन्डर बंद किया गया और उस 1 मिनट में ये प्लेन शायद बहुत नीचे आया था और वो घटना वहां पे घटी। वो स्टॉल क्यों हुआ, उसके बहुत सारे अलग अलग कारण है, लेकिन उसमें से एक कारण ये मैनुअल इंटरवेंशन वो भी वहां पे हो सकता है। इस सब को देखने के बाद, वो जो भी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, हम सबको ऐसे थोड़ा सा लगता है कि ये जो पायलट है उनको अल्कोहलिज्म का थोड़ा सा गलत अनुभव उनका था, इंफॉर्मेशन उसके बारे में बहुत सारी है, और उसी के साथ जो ट्रांसक्रिप्ट में पाठक मैम जो है, जो वैमानिक को पायलट है, उनका आवाज आ रहा है, लेकिन कॉकपिट में और किसी का आवाज वहां पे PTT के माध्यम से वहां पे सुनाई नहीं दे रहा, तो उसमें वो पायलट क्यों नहीं बात कर रहा। और एंड का अगर संभाषण अगर आप देखो या कॉन्वर्सेशन आप देखो, तो पाठक मैम वहां पे ओ शिट मतलब जनरली मेरे मेरे बोला जाता है ओ शिट, क्योंकि जब आपको डेथ आपके सामने दिखती है तब आपका दिमाग नहीं चलता, आपके मन में जो है वो बाहर आता है। ऐसे वो कॉमन मैन की तरह वो जो पाठक मैम है उनके माध्यम से वो आवाज तो निकला, लेकिन हमारे मेन पायलट जो थे उनके माध्यम से एक भी आवाज वहां पे नहीं आई। अगर दिल्ली में कुछ विषय है, उसका ऑफिस दिल्ली में VSR का, तो दिल्ली में CID जा सकती है क्या? तो हम सबका कहना है कि सिर्फ CID देने के लिए मत दो, टेक्निकल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होने की जरूरत है। आप DGCA के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन हम सब की मांग है फ्रांस, UK या US बेस्ड जिसके नाम मैंने वहां पे दिए थे, उनके माध्यम से भी ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हंड्रेड 100% मेंटेनेंस के बारे में इस कंपनी के माध्यम से नेग्लिजेंस वहां पे हुआ है। इस कंट्री में सिर्फ 2 MROs है और एक थर्ड MRO जो है वो प्राइवेटली इस कंपनी का MRO वहां पे था। अभी ये MRO में कौन काम कर रहा था, ये जो VSR है, लेकिन ये सिर्फ खुद के लिए ये MRO इस्तेमाल करते थे, इसलिए वो मेंटेनेंस का क्वालिटी स्टाफ, ये स्टाफ कहां से आया है, कहां पे काम किया, क्या अनुभव है, ये सब कुछ जानने की जरूरत है। इसलिए ये पूरा जो चेन है, क्वालिटी का भी, पायलट का भी, और जो एक्स अधिकारी या पायलट इस कंपनी में जो काम करते थे उनको भी इन्वेस्टिगेट करके उनसे भी इंफॉर्मेशन निकालने की जरूरत है।